Hello friends, today we will start our chapter number 12 in EVS. Our chapter name is Marine Life यानी कि समुद्री जीवन. So let's begin our chapter. India is like a big piece of land that has water all around three of its sides. हमें पता है हमारा इंडिया जो है एक ऐसा बड़ा पीस ऑफ लैंड है जिसमें कि चारों तरफ बहुत सारे तीनों तरफ पानी ही पानी है, मतलब महासागर है ना. और इट इज काइंड ऑफ लाइक ए बिग ट्राइंगल स्टिकिंग आउट इनटू द वाटर. ये एक बड़े ट्राइंगल के जैसा है जिसके मतलब तीनों साइड पानी ही पानी है और बीच में ये देखो ये इंडिया का पूरा नक्शा है. इधर भी वाटर, इधर भी वाटर और इधर भी वाटर. इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉट्स ऑफ रिवर्स. हमारे इंडिया में बहुत सारे तरीके की रिवर्स पाई जाती हैं. वी गेट वाटर फ्रॉम दीज रिवर एंड अदर प्लेसेस विद फ्रेश वाटर. हम इन नदियों से हमें पानी मिलता है और भी बहुत सारे अदर प्लेसेस ऐसे हैं जिसमें कि फ्रेश वाटर यानी कि ताज़ा पानी पाया जाता है. द रिवर हैव टोन्स ऑफ फिश विच पीपल लिविंग नियर द कोस्ट लव टू ईट. और इन नदियों में बहुत सारी तरीके की फिश की वैरायटी भी पाई जाती हैं. जो लोग समुद्रों के किनारे पे रहते हैं या फिर किनारे पे रहते हैं वो लोग मतलब मछलियों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन द वाटर इन दीज रिवर कैन राइज सुपर हाई एंड समटाइम्स फ्लड द लैंड. और जब बारिश का मौसम आता है मॉनसून सीजन में, ये जो मतलब पूरा एरिया होता है नदियों में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और कई बार तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से ऐसी जगहों पे बाढ़ भी आने के चांसेस होते हैं और आ भी जाती है बाढ़. अब हम बात करेंगे वाटर बॉडीज नियर इंडिया. हमारे इंडिया के आसपास में वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं. द इंडियन ओशन इज राइट अंडर इंडिया. इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर जो है ये राइट अंडर इज इंडिया एंड इज रियली बिग. यानी कि ये इंडिया के अंडर में ही आता है और ये बहुत बड़ा बिग है, बहुत बड़ा है. इट कवर्स अबाउट 1/5 ऑफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ. और ये अकेला हिंद महासागर ही पूरी अर्थ पे 1/5 ऑफ वाटर मतलब ये कंज्यूम करता है. इसके अंदर ही 1/5 वाटर है पूरी अर्थ का. तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा होगा. The water in the Indian Ocean is warm, which means that are not as many tiny water plant called phytoplankton. देखो जो इंडियन ओशियन में जो पानी पाया जाता है ना वो वार्म होता है, गर्म होता है. इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे टिनी वाटर प्लांट्स नहीं होते, जैसे कि ये है इसका नाम फाइटोप्लैंक्टन. ठीक है, बट यू कैन स्टिल फाइंड अमेजिंग सी एनिमल्स लाइक सील्स, व्हेल्स, ड्यूगोंग्स एंड टर्टल्स देयर. लेकिन यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स तो नहीं पाए जाते, लेकिन उसके अलावा एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कि सील हो गए, व्हेल्स, ड्यूगोंग्स एंड टर्टल्स. ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं. The Arabian Sea is the part of Indian Ocean and sit to the northwest. अरेबियन सी जो है ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है और ये अरेबियन पेनिनसुला और इंडिया के बीच में है. द टू बिग रिवर द इंदूज एंड द ड्रेन इनटू दिस सी. और इस मतलब इस सागर के अंदर दो बड़ी नदियां भी जाके मिलती हैं, जैसे कि इंदूज नदी हो गई और द ड्रेन इनटू दिस सी. दिस सी हैज लॉट ऑफ डिफरेंट फिश इंक्लूडिंग ट्यूना, सार्डाइंस, बिलफिश, वाहो एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ शार्क. इस समुद्र के अंदर बहुत सारे तरीके की मछलियां जिसमें कि ट्यूना फिश हो गई, सार्डाइंस हो गई, बिलफिश, वाहो और भी अलग अलग तरीके की शार्क्स पाई जाती हैं. इट्स लाइक अ जेंट एक्वेरियम विथ ऑल सॉर्ट ऑफ सी क्रिएचर्स. ये एक बड़े तरीके का एक्वेरियम है जिसमें बहुत सारे तरीके के समुद्री प्राणी पाए जाते हैं. इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन मैराइन लाइफ. यानी कि वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है हमारी मैराइन लाइफ पे. मैराइन लाइफ यानी कि समुद्री जो जीवन होता है उसमें रहने वाले एनिमल्स हैं उन पे क्या फर्क पड़ता है वो देखेंगे. वाटर पॉल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम. जल प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है. इट कैन डर्टी अप ओशियंस, लेक एंड इवन द वाटर वी ड्रिंक. देखो जो समुद्र होते हैं, जो झीलें होती हैं और जो पानी हम पीते हैं ये सभी चीज़ें पॉल्यूटेड होती हैं क्योंकि वाटर बॉडीज में ही है ऑफ कोर्स, और ये सभी पॉल्यूटेड होंगी क्योंकि वाटर पॉल्यूशन तो सभी जगह फैलता है ना.
Things like chemicals from farms, trash from picnics, dirty water from home, waste from factory, oil spills and even natural event like flood and earthquake can make the water dirty. देखिए जितना भी सारा कूड़ा निकल के आता है हमारे घरों से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, जहाँ भी हम पिकनिक पे जाते हैं वहाँ का सारा वेस्ट होता है ना, वाटर पार्क का जो भी सारा गंदा पानी होता है, और भी बहुत सारे ऑयल स्पिल्स होते हैं। अभी मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था ऑयल स्पिल यानी कि बड़े बड़े समुद्री जो जहाज होते हैं ना, जिसमें कि ऑयल ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो अगर वो रास्ते में कहीं पे लीक हो जाता है तो पूरा पानी खराब हो जाता है, बहुत सारा टन्स ऑफ वाटर खराब होता है, ठीक है। और साथ में जो फैक्ट्रीज हैं उनका वेस्ट जो होता है उनसे पानी पॉल्यूटेड होता है, और ये सभी चीजें मिलकर पानी को प्रदूषित करती हैं। ह्यूमंस आर द मेन रीजन द ओशियंस गेट पॉल्यूटेड। ह्यूमंस यानी कि मानव जो है ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे कि हमारे जो समुद्र हैं वो पॉल्यूटेड प्रदूषित हो रहे हैं। स्टफ लाइक सीवेज, एनिमल पूप एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम फार्म्स हैव लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस। देखिए जैसे कि सीवेज हो गया, सीवेज का मतलब होता है हमारे घर का जो इस्तेमाल हुआ पानी होता है ना वो, एनिमल पूप जानवरों का पूप हो गया, और फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर हुए जो खेतों में से निकलते हैं, उनमें बहुत सारा नाइट्रोजन और फोस्फोरस होता है जिससे कि हमारा वाटर पॉल्यूटेड होता है। When there is too much of these in water, it makes lot of algae grow. अगर इसमें से नाइट्रोजन और फोस्फोरस में से किसी की भी क्वांटिटी ज्यादा होगी पानी के अंदर तो इससे ज्यादा एल्गी जमा होगी। एल्गी जो काई देखते हो ना आप हरी हरी, वो ज्यादा जमा होगी। दिस एल्गी टेक्स अवे ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच मेक इट हार्ड फॉर फिश टू लिव। और ये एल्गी जो होगी इसको ग्रो करने के लिए पानी से ज्यादा ऑक्सीजन लेगी। अब ऑक्सीजन वो एल्गी ले लेगी, फैलेगी वो सारे में, तो जो मछलियां हैं जो रह रही हैं और जो एक्वेटिक लाइफ है पूरे समुद्र में उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उन्हें तो वो कम पड़ जाएगी ऑक्सीजन, तो इसलिए उनके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन एंड इट इज रियली बिग इशू नियर कोस्ट एंड इन द इशू। और ये प्रॉब्लम को हम बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन एंड ये बहुत बड़ा इशू है जो हमारे समुद्र के तटीय किनारे है ना उनके लिए। ऑयल पॉल्यूशन हैपन व्हेन बिग बोट कॉल्ड टैंकर्स स्पिल ऑयल। ऑयल पॉल्यूशन जब होता है जब बड़ी बड़ी जो बोट होती है ना, ऑयल टैंकर जिनको बोलते हैं हम, अगर वो कहीं पे लीक हो जाते हैं समुद्र के बीच में तो उनसे तेल फैल जाता है सारे वाटर में, जिसको ऑयल पॉल्यूशन यहाँ पे बताया गया है। दिस ऑयल कैन हार्म बीचेस, shores and places with lot of plant like marshes और mangroves। और ये ऑयल जो होता है ये बहुत सारी चीजों को हार्म करता है, जैसे कि जो बीचेस हो गए है ना, किनारे हो गए, शोर्स हो गए, और वो प्लेसेस जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैनग्रोव जंगल हो गए बीच में आते हैं, मार्शेस आ गए, ठीक है, इनको नुकसान पहुंचाता है ये ज्यादा है। शिप्स ऑल्सो मेक ए लॉट ऑफ नॉइज। जो जहाज होते हैं इनसे भी बहुत ज्यादा नॉइज शोर फैलता है। विच बॉदर्स सी एनिमल्स, जिससे कि जो समुद्री जानवर होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है इस चीज से। प्लास्टिक ट्रैश फ्लोटिंग इन द ओशन इज रियली बैड टू। और जो प्लास्टिक का जो कचरा होता है वो भी पानी में तैरता रहता है, ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। मैराइन एनिमल्स कैन एक्सीडेंटली ईट प्लास्टिक बैग एंड गेट हर्ट। यानी कि पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो गलती से क्या, जो पानी में कचरा तैरता रहता है उसको खा लेते हैं और उससे उनको तकलीफ होती है। फिशिंग नेट यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक समटाइम्स गेट लॉस्ट इन द ओशियन एंड कैन ट्रैप फिश, डॉल्फिन, सी टर्टल, शार्क एंड इवन बर्ड एंड क्रैब्स। देखो फिशिंग नेट जो होते हैं यानी कि जिस जाल से मछलियां पकड़ी जाती हैं ना, वो कई बार ऐसा होता है कि वो समुद्र में खो जाता है और उसमें हजारों की संख्या में जो मैराइन एनिमल्स होते हैं वो फंस जाते हैं, जैसे कि मछलियां उसमें पकड़ी जाती हैं, डॉल्फिन हो गई, सी टर्टल हो गए, शार्क, कई बार बर्ड्स भी इसमें फंस जाती हैं, और क्रैब्स यानी कि केकड़े, ये इसमें फंस जाते हैं और इनको तो कोई निकालने वाला भी नहीं होता अंदर, वहां पे कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, जिससे कि इनको बहुत ज्यादा हर्ट होता है वहां पे। तो ये प्रॉब्लम हमारी मैराइन लाइफ जो होती है उनको फेस करनी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमंस की वजह से। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सिंक एंड फ्लोट। सिंक का मतलब होता है डूब जाना और फ्लोट का मतलब होता है तैरना। सम थिंग्स
सिंक इन वाटर एंड अदर्स फ्लोट। हमें पता है पानी में कुछ चीजें डूब जाती हैं और कुछ चीजें तैरती रहती हैं। वेदर समथिंग विल सिंक और फ्लोट डिपेंड ऑन हाउ डेंस इट इज। और पानी में कौन सी चीज डूबेगी कौन सी चीज तैरेगी वो डिपेंड करेगा कि उस मटेरियल की डेंसिटी कैसी है। डेंसिटी इज अबाउट हाउ मच स्टफ इज पैक्ड इन ए स्पेस। डेंसिटी का मतलब होता है कि जो हमारा सामान है वो कितने स्पेस में पैक किया गया है। स्पेस यानी कि वो कितनी जगह घेर रहा है। इफ समथिंग इज मोर डेंस देन वाटर, अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी तो वो पानी में सिंक करेगा, वो पानी में डूबेगा, ठीक है। और अगर उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो पानी में ज्यादा तैरेगा, ऊपर ही ऊपर। थिंग्स लाइक रॉक, नेल्स, कॉइन एंड मेटल पिन सिंक। देखो जितनी भी सारी चीजें होती हैं, जैसे पत्थर हो गया, नेल्स यानी कि जो मतलब वो होता है ना, नेल्स होते हैं लोहे की जो होती है कील, उसको बोला गया है। कॉइन सिक्के हो गए और मेटल पैन जो हो गए, ये सभी पानी के अंदर डूब जाते हैं। लेकिन जैसे कि कॉर्क्स हो गए, प्लास्टिक के बटन हो गए, पत्तियां हो गई और लकड़ी की स्टिक हो गई, ये पानी पे तैरती हैं आसानी से क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है। अब बात करेंगे वाटर वैनिशेस एंड रिटर्न्स। Water can disappear from river, puddles and ocean because of the sun's heat। आज के समय पे जो पानी है वो नदियों से, पडल्स यानी कि छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं ना उनको बोला जाता है। ओशियंस यानी कि सागरों से, इन सभी से गायब होता जा रहा है क्योंकि सन की हीट की वजह से, क्योंकि सूरज की रोशनी से पड़ती है, वाटर जो होता है वो इवापोरेट होता है, ऊपर चला जाता है भाप बन के। दिस डिसअपियरिंग एक्ट इज कॉल्ड इवापोरेशन। और ये जो पानी गायब होता है सन की हीट की वजह से, इसको इवापोरेशन कहते हैं। द वाटर टर्न इनटू एन इनविजिबल गैस कॉल्ड वाटर वेपर। और ये जो पानी भाप बन के उड़ जाता है ना, तो उसको हम वाटर वेपर कहते हैं, यानी कि पानी की भाप। इनविजिबल गैस जो हमें दिखाई नहीं देती, बहुत मुश्किल से दिखती है, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ही हमें वाटर वेपर्स दिखती हैं, अदरवाइज तो नहीं दिखाई देती, जिसलिए इसको इनविजिबल गैस यहाँ पे बताया गया है। दिस वाटर वेपर गो अप इन द स्काई अंटिल इट हिट्स कूलर एयर एंड टर्न बैक इनटू टिनी वाटर ड्रॉप्स। ये पानी की बूंदें जो होती है, पानी की जो भाप होती है ना, ये आसमान में चली जाती हैं और ऊपर जाके इनका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है। जब इनका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है तो वापस से ये पानी में कन्वर्ट होता है और बड़े बड़े ये बादलों की फॉर्म ले लेता है ये फिर। दिस चेंज इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि जो पानी की भाप होती है उससे वापस से पानी की बूंद में बदल जाना, इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। These tiny drop make clouds, और ये छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं ये बादलों का रूप ले लेती हैं। और जो वाटर साइकिल होती है वो जब पूरी होती है, जब ये बादल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, इनमें पानी का वजन हो जाता है और ये बरसने लगते हैं, यानी कि बारिश स्टार्ट हो जाती है, तब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। और पानी जो हमारा भाप बन के ऊपर गया था, बादलों का रूप उसने लिया और फिर वो ऊपर जाके ठंडे हुए, फिर से बरस गए वो बारिश के रूप में, तो ये वापस जो पानी गया था वो फिर से नीचे आ गया हमारी अर्थ पे। तो ये पूरी प्रोसेस तब कंप्लीट होती है। Which makes rain, snow और hail from the sky। और ये किस रूप में होते हैं? जब बादल फट जाते हैं तो बारिश आती है उनसे, स्नो यानी कि बर्फ पड़ती है, हेल फॉल बारिश से, मतलब आसमान से ये सभी चीजें होती हैं। नीचे आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस दी है वाटर साइकिल की। द वाटर साइकिल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो ये नॉर्मल हमारी वाटर बॉडी है, रिवर है, ठीक है। यहाँ से जो वाटर है ये इवापोरेशन हो रहा है, यानी कि भाप बन के सूरज की किरणें इस पे पड़ रही हैं और ये भाप बन के पानी ऊपर बादल बन गया, ठीक है। अब ये ऊपर जाके इसका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होगा तो अब ये इसमें पानी वापस बनेगा बादलों में, ठीक है। चलो अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये वापस से बारिश हो रही है यहाँ पे, ये फिर वापस फिर यहाँ पे आ गया। जब ऊपर वाले उसमें होगा तो बर्फ बन जाएगी यहाँ पे, भाई पहाड़ों पे तो बर्फ के रूप में आता है ना ये, तो बर्फ की फॉर्म में यहाँ पे आया माउंटेन्स पे, फिर ये थोड़ा इन पे फिर से सूरज की रोशनी पड़ेगी, फिर ये थोड़ा हीट अप होगा, ये बर्फ मेल्ट होगी, पिघलेगी, फिर ये वापस से नदियों में आ जाएगी, है ना। और ये फिर से वाटर प्रोसेस हमारा सेम चलता रहेगा। तो ये वाटर साइकिल है जिसमें आपको दिखाया गया है कि पानी जो है वो कैसे इवापोरेट हो रहा है और कैसे हमारी अर्थ पे वापस आ रहा है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें हमने जाना मराइन लाइफ क्या होती है, उनको कैसे कैसे नुकसान पहुंचता है, और हमारे इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें समुद्र पाए जाते हैं, हमने सब चीज़ जानी इस चैप्टर में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।